हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांकाई की आंख खुलने पर उसे पता लगता है कि वो किसी अननोन प्लेस पर है, लेकिन वो जाना पहचाना लग रहा था। तभी उसकी मुलाकात अपने दोस्तों से हो जाती है, जो कि उसे टीज करते हुए चीजू चीजू बोलकर छेड़ रहे थे। साथ ही सोमू तो उसके लिए काफी सारे मेडिसिन लाया था, जिन्हें बाद में यांकाई ने खाकर रिफाइन करके अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा लिया था। साथ ही उन पिल्स की वजह से उसकी बॉडी में हुए इनर डैमेज भी हील होने शुरू हो गए थे। अब अपनी मार्शल बॉडी को और अच्छे से जानने के लिए उसे तगड़ी से फाइट करनी थी, जिसके लिए उसे और किसी की नहीं बल्कि सुमो की याद आती है। तो अपने आसपास के रूम्स पे चेक करने के बाद उसकी नजर पड़ती है सीनियर सिस्टर सुयान पर, जो कि कपड़े चेंज कर रही थी। वो यांकाई को देखकर इतना ज्यादा भड़क जाती है कि उसके साथ जबरदस्त वाली फाइट शुरू कर देती है। वैसे यांकाई के ऊपर गुस्सा निकालना तो बस एक छोटा सा बहाना था। असल में तो सीनियर सिस्टर सुयान को पता लग गया था कि यांकाई को अभी अपनी बॉडी को अच्छे से जानने के लिए एक जबरदस्त फाइट करनी है। तो वो बस सभी के सामने ऐसे शो कर रही थी जैसे कि वो यांकाई पर गुस्सा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो फाइट करके उसकी हेल्प कर रही थी। वो तो उसे बर्फ में भी ट्रैप कर देती है ताकि वो अच्छे से कल्टीवेशन कर सके। 3 दिन की कल्टीवेशन के बाद जब अब हमारा लौंडा बाहर आता है तो वो पूरी तरीके से हील और पावरफुल हो चुका था। उसके दोस्त और साथ ही बाकी दोनों सीनियर सिस्टर्स भी उसे देखकर खुश हो जाती हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यहाँ का एक बेचारा जो कि 3 दिनों से भूखा था, वो ठूस ठूस के खाना खत्म किए जा रहा था। बोल पे बोल खाना फिनिश करने के बाद जब उसे पानी सर्व करने की बारी आती है तो बाकी दोनों में लड़ाई लग चुकी थी, जहाँ यूतिन विनर बन के पानी सर्व करने लगता है। अब तक तो ये तीनों से बड़े मजे से खाता हुआ ही देख रहे थे, पर यूतियान के मन में सिर्फ एक सवाल था। वो सवाल पूछने के लिए वो यांकाई से कहता है कि सीनियर ब्रदर यांग, आखिर आपने सीनियर सिस्टर सोयान के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो आपको पीटने लग गई? अब इस सवाल का वो क्या जवाब देता? बेचारा करते ही रह जाता है। और फिर वो यूजिन से पूछ रहा था कि फेसवांग का क्या हुआ, क्या वो अभी भी तुम लोगों को परेशान कर रहा है? सुमो का कहना था कि ये मसला तो 3-4 दिन पुराना हो गया है, और वैसे भी सेकंड एल्डर ने जो उसकी क्लास लगाई है, इसके बाद तो वो कभी भी छोटे मोटे मसले लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये सुनकर यांकाई रिलीफ महसूस करते हुए कह रहा था कि क्या मेरी भी हेल्प सेकंड एल्डर ने की है? पर सुमो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कह रहा था कि नहीं, तुम्हारी हेल्प सेकंड एल्डर ने नहीं की, उन्होंने तो सीधा सीधा अपने हाथ खड़े कर दिए थे फर्स्ट एल्डर के आगे। लेकिन फिर वहाँ पर कंट्रीब्यूशन हॉल के मैनेजर की एंट्री हुई। यांकाई तो ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि एल्डर महंगा वहाँ आए थे। सुमो अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है कि हाँ, वो सैक लेटर का टोकन लेकर आए थे, साथ ही इस इंफॉर्मेशन के साथ कि तुम्हें जाने दिया जाए और साथ ही तुम्हें को डिसाइबल बना दिया जाए। वैसे एल्डर मैन के वहाँ जाने से सबकी बोलती बंद हो गई थी। समझ नहीं आता कि आखिर वो कितने ज्यादा पावरफुल है और कितनी पावर होल्ड करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फर्स्ट एल्डर की भी बोलती बंद कर दी थी। मेरे दादाजी ने कहा कि इस मैटर में वो भी नहीं बोल सकते। वो लोग तो बस ये सोचकर हैरान थे कि आखिर एल्डर मैन सेक लीडर के साथ कितने अच्छे कनेक्शन बनाकर बैठे हैं। तभी तो सेक लीडर ने एल्डर मैन के कहने पर तुम्हारी इतनी हेल्प की, ऐसा वो यांग के पास जाकर काफी सीक्रेटिव तरीके से कह रहा था, जैसे कि उसे एल्डर मैन काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगते हो। अब एल्डर मैन के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद यांग भी लाइक, तो फिर मुझे उन्हें जाकर थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प जो की है। यांग का वैसे तो एल्डर मैन से मिलने जाना चाहता था, लेकिन अपने दिल में वो यही सोचता है कि क्या उसे सीनियर सिस्टर के आने का वेट करना चाहिए। पर सुमो कहता है कि ठीक है, अब जब तुम उन्हें मिलना ही चाहते हो तो फिर हम टाइम वेस्ट क्यों करें, अभी के अभी निकलते हैं। इसके बाद तो सीनियर सिस्टर से मुलाकात की दिली तमन्ना वो दिल में ही रहने देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है एल्डर मैन से मिलने के लिए। दूसरी तरफ एल्डर मैन, जो कि हार्डकोर मेहनत कर रहे थे, अपने रोजाना की तरह नींद पूरी कर रहे थे यार। तभी सुमो अपनी टोली के साथ अंदर एंटर होते हुए कह रहा था कि ग्रैंडफादर ओल्ड मैन। हमारे सुमो के मुंह से ग्रैंडफादर सुनने के बाद वो कहता है कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने ग्रैंडपा बनाओ, और वैसे भी आज तुम इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर रहे हो? तुम्हारा ये पोलाइट बिहेवियर देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग माफी मांगने के इरादे से यहाँ पर आए हो। वो बेचारा तो नर्वस हो जाता है कि आखिर ओल्ड मैन को कैसे पता लगा कि ये लोग उनसे थैंक यू बोलने आए हैं। पर यहाँ ओल्ड मैन उसकी इस एम्बैरेसमेंट को दूर करते हुए कहता है कि ठीक है, अच्छा किया जो यहाँ पर माफी मांगने आ गए। वैसे यांकाई को छोड़कर तुम सभी यहाँ से जा सकते हो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो सभी लोग बिना किसी झिझक के वहाँ से निकल गए थे, साथ ही जाते जाते दरवाजा भी लगा देते हैं। उनके जाने के बाद ओल्ड मैन अपनी पावर रिलीज करना शुरू कर चुके थे। यांकाई के कुछ भी कहने से पहले ओल्ड मैन अपनी पावर को इतनी जोर से रिलीज करते हैं कि दरवाजे
दरवाजे के बाहर जो ये तीनों कान लगाकर सुन रहे थे, ये उनके सामने आकर मुंह के बल गिर जाते हैं। अब उन तीनों की पोल तो खुल गई थी, तो ओल्ड मैन उनसे कहते हैं कि अब भी रुककर सुनने का इरादा है या अब जाओगे यहाँ से। वो तीनों तो फटाफट अपने 11 नंबर की गाड़ी पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, इस बार भी जाते जाते दरवाजा लगाना नहीं भूलते। यहाँ का ये देखने के बाद ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन, आपने पहले तो मेरी मदद की और अब मेरे सारे दोस्तों को यहाँ से भगा दिया मुझसे अकेले बात करने के लिए। कहीं आपका कोई मुझे लेकर हिडन मोटिव तो नहीं है? वही ओल्ड मैन तो उसके सवालों पर अजीब से तरीके से मुस्कुराते हुए उसे चारों तरफ से सूंघना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो उसकी बॉडी की स्मेल ले रहे हो। बेचारा यांग तो उनकी इस हरकत से काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन यांग से कहते हैं कि मुझे अपना हाथ दो। वो तो चुपचाप अपना हाथ आगे कर देता है, जिसे थोड़ा सा चेक करने के बाद वो फिर से क्रीपीली हंसने लगते हैं। इसके बाद तो वो यांग के काफी ज्यादा पास आते हुए कह रहे थे कि यांग, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उसकी हामी भरने पर वो कहते हैं कि तुम्हें सच सच बताना होगा, कोई झूठ मत बोलना। बेचारे यांग की तो हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ओल्ड मैन उसके काफी ज्यादा पास आ चुके थे। वो यांग के बहुत पास आकर अजीब से तरीके से हंसना शुरू कर देते हैं। यांग का उनकी ऐसी हरकतें देखकर कह रहा था कि आपको क्या चाहिए बताइए ना। वो यांग से दूर होते हुए कह रहे थे कि यांग, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ऐसे लड़के हो जो किसी का एहसान नहीं रखते। कोई अगर तुम्हारी छोटी सी भी हेल्प करता है तो तुम उसका एहसान चुका देते हो। वो तो सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर ये एहसान के बदले क्या चाहते हैं उससे। अपने दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा सोचकर वो सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला आपकी। पर ओल्ड मैन तो उसके फिर से पास जाते हुए वो भी काफी गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो ऐसे लड़के नहीं हो ना। तुम्हें तो छोटी सी काइंडनेस के बदले भी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी चाहिए, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि सामने वाले ने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की है। तो तुम्हें इस तरीके से सामने वाले को मना नहीं करना चाहिए। एलन मैन यांग के ऊपर चढ़ते चढ़ते उसे काफी ज्यादा पीछे ले आए थे। बेचारा यांग उनसे काफी ज्यादा डरने लगा था। ओल्ड मैन कहते हैं कि तुमने इस तरीके से मना करके मेरा दिल दुखा दिया। तुम्हें इस तरीके से हार्ट ब्रेकिंग बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुमसे उम्मीदें लगाई और तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इसके बाद तो वो काफी सीक्रेटिव तरीके से यांग से कुछ पूछने चाहते हैं। बेचारा यांग तो उन्हें खुद से दूर करते हुए कहता है कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की जरूरत मत करना, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं बड़े एल्डर से आपकी शिकायत कर दूंगा कि आप छोटे बच्चों को हैरेस करते हैं। ये सुनकर कि यांग उनके बारे में ऐसा सोचता है और मैं कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, कितना गंदा सोचते हो तुम मुझे लेकर। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने का सोच रहा। बेचारा यांग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है कि उसने ओल्ड मैन के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। इसके बाद ओल्ड मैन सीधा सीधा यांग से कहते हैं, क्या मैं तुमसे जो पूछने वाला हूँ उसका जवाब सच सच देना। यांग का भी सीधे सोच चुका था। ओल्ड मैन उनसे कहते हैं कि क्या तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? ये कहने के बाद वो उसे याद दिलाते हैं कि ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो शर्माते हुए मना करने लगता है कि नहीं, अभी तक ऐसी लड़की मिली ही नहीं। ओल्ड मैन तो जोर जोर से हंसकर उसे टैप करते हुए कहते हैं कि मैं जानता था तुम्हें किसी लड़की ने वो चांस दिया ही नहीं होगा। यांग का ओल्ड मैन की बातें सुनने के बाद कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इसके बाद तो यांग सीरियस होते हुए कहता है कि अभी तक आपने बताया नहीं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर तुम नहीं कर सकते ना तो फिर दुनिया में कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। वो तो यांग से कहते हैं कि तुम मेरे टेस्ट पर पास हो गए। उसे समझ नहीं आता कि उसने कौन सा टेस्ट दिया। ओल्ड मैन कहते हैं कि छोड़ो, मेरा काम था, मैंने कर लिया। मैं तुम्हें किसी से मिलवाने चलता हूँ, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। ये बोलने के बाद वो यांग को अपने साथ ले जाते हुए कुछ कैलकुलेशन करने लगते हैं कि ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये नहीं हुआ इसलिए वैसा भी नहीं हुआ। अब ये तो वही जाने कि वो अपने दिमाग में क्या सोच कर ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी तरह यांग को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद यांग को पता लगता है कि ओल्ड मैन तो उसे उस ट्री के पास लेकर जा रहे हैं जहाँ वो अक्सर प्रैक्टिस करता है। वो जगह तो काफी ज्यादा छुपी हुई और खास थी। यांग को समझ नहीं आता कि ओल्ड मैन को इस बारे में कैसे पता। पर वहाँ जाने के बाद ओल्ड मैन उसे सीनियर सिस्टर जिया को दिखाते हैं, जिसे वहाँ देखने के बाद यांग हैरान था। इधर दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर जिया को दिखाते हैं, जो कि यांग के उस फ्रूट ट्री को अच्छे से चेक कर रही थी कि वो जिंदा है या मारे गए। यांग का सीनियर सिस्टर जिया को पहचान गया था। ओल्ड मैन से कहता है कि आप इस लड़की से मुझे मिलवाने वाले थे। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, क्या तुम इसे जानते हो? वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। कहता है कि अगर इनकी हेल्प करनी है तो फिर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके बाद तो वो जिया के पास जाते हुए उससे कह रहा था कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो तो सीधा सीधा बता देती है कि मैं फलों को चेक करने आई थी। तुम
काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आए थे ना, तो बहुत सारे फ्रूट्स पक गए थे, तो फिर तुम्हारी एब्सेंस में मैंने उन्हें पिक किया और उन्हें रिफाइन करके पिल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्रूट से भी ज्यादा बेनिफिशियल है, तुम इन्हें ट्राई करना। यांग इतने एफर्ट्स देखने के बाद काफी हैरान था कि कोई लड़की उसके लिए इतना भी कर सकती है। उन पिल्स को देखने के बाद यहाँ का एक और बात समझ आता है कि अगर सीनियर सिस्टर्स यहाँ पर आई हैं, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि यांग यहाँ पर कल्टीवेशन करता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन जिस लड़की ने उसके साथ फाइट की थी वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर जिया ही थी। वो तो ये जानने के बाद खुश हो जाता है कि उसकी एब्सेंस में ये लड़की उसके फ्रूट्स का भी ध्यान रखती है। खुशी के मारे तो लौंडे की बत्ती सी बाहर आ गई थी। तभी कबाब में हड्डी बीच में ओल्ड मैन टपक पड़ते हैं, जो कि यांग काई को सीनियर सिस्टर जिया से दूर करते हुए कह रहा था कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो। यांग को समझ नहीं आता कि ओल्ड मैन इतना क्यों भड़क रहे हैं। वहीं ओल्ड मैन कहते हैं कि ये मेरी डिसाइपल है, इसलिए अपनी आंखें और नजरें नीचे रखो। यहाँ यांग सीधा सीधा ओल्ड मैन से पूछ लेता है कि अगर सीनियर सिस्टर जिया को मेरी हेल्प चाहिए तो वो किस तरीके की हेल्प है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ओल्ड मैन तो सीनियर से एक बार फिर कंफर्म कर चुके थे कि क्या ये केपेबल है ना। उसके हामी भरने पर वो मान चुके थे कि हाँ, यांग ही वो बंदा है जिनकी उन्हें जरूरत है। यांग तो अपना सर खुजाते हुए कह रहा था कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे कि हेल्प क्या चाहिए, बस यही कह रहे हैं कि यही वन है यही वन है। यहाँ ओल्ड मैन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहे थे कि यांग काई, क्या तुम जानते हो इस दुनिया में बहुत से लोग अलग तरीके से जन्म लेते हैं। वो काफी सारी एबिलिटीज के साथ जन्म लेते हैं और हर किसी की एबिलिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और उनकी पावर का अंदाजा कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। ये सुनकर यांग समझ चुका था क्योंकि बहुत ज्यादा स्मार्ट जो है अपना बंदा। वो कहता है कि क्या सीनियर सिस्टर जिया भी ऑर्डिनरी पीपल से स्पेशल है। ओल्ड मैन बताते हैं कि हाँ, जियानिंग की फिजिक बाकी ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस तरीके की फिजिक वाले इंसान ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इन्हें हम जीनियस भी कह सकते हैं। और रही बात सीनियर सिस्टर जियानिंग की, तो वो एक्सट्रीमली रेयर है, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा रेयर कि 1 मिलियन में से सिर्फ एक ही हो सकती है या हो सकता है। यहाँ ओल्ड मैन तो हमारे यहाँ को छेड़ते हुए कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम ऐसी स्पेशल फिजिक वाली एक इंसान से मिलने जा रहे हो। यहाँ काई अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो ओल्ड मैन से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सीनियर सिस्टर जिया की फिजिक आखिर कैसी है और उनके पास किस तरीके की पावर्स हैं। ओल्ड मैन यांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहे थे कि देखो, तुम्हारे पेड़ के फल काफी ज्यादा पक चुके हैं। फिर वो जियानिंग से कहते हैं कि जाओ जाकर उन्हें तोड़ कर लाओ। वो तो एक ही इशारे पर चहकते हुए पेड़ के पास पहुँच जाती है और फिर अपने पल्पर फ्लेम का यूज करते हुए उन फ्रूट्स को तोड़ लेती है। अब तक तो सब कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल था, पर फिर ओल्ड मैन अपने डिसाइपल से कहते हैं कि इस लड़की को अपना टैलेंट दिखाओ, आखिर इसे भी तो पता लगे कि तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं। तभी सीनियर सिस्टर जिया अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए उस यांग फ्रूट को अच्छे से रिफाइन करना शुरू कर चुकी थी, जिससे उसकी यांग एनर्जी बाहर आने लगती है। ये देखकर यांग हैरान था कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है। उस फ्रूट की एनर्जी काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट होती जा रही थी और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। सीनियर सिस्टर जिया अभी भी काफी ज्यादा फोकस के साथ अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए उन पिल्स को रिफाइन कर रही थी। हाँ, आपने सही सुना, वो यांग फ्रूट से यांग पिल्स बना रही है। जैसे इतना ज्यादा फोकस के साथ अपना पावर यूज करता देखकर तो यांग हैरान था कि कोई इतनी सी उम्र में अपनी पावर का ऐसा कंट्रोल कैसे बिठा सकता है। वहीं इसके बाद तो सीनियर सिस्टर जिया एक और कमाल करती है। वो वहाँ पर मौजूद यांग लिक्विड से काफी सारी यांग एनर्जी को कलेक्ट करते हुए उन्हें उन फ्रूट्स में डाल चुकी थी। इसके बाद तो वो दोनों ही यांग एनर्जी को एक साथ कंबाइन करते हुए उन्हें पिल की फॉर्म में क्रिएट कर लेती है। यांग तो उस लड़की के स्किल्स देखकर हैरान था कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। सिर्फ अपने हाथों के पावर का यूज करते हुए वो यांग एनर्जी को कलेक्ट करके उन्हें मिक्स कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ तो यांग सिर्फ अपनी बॉडी का यूज करके यांग एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। अब थोड़ी देर की रिफाइनिंग के बाद फाइनली सीनियर सिस्टर जिया ने पिल रिफाइन करके तैयार कर ली थी। वो खुशी खुशी यांग को दिखाती है कि देखो, ये तैयार हो गए। उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपने हाथ में मौजूद बोतल दिखाते हुए कह रहा था कि ये पिल्स भी आपने ऐसे ही रिफाइन किया है। वो तो कहती है हाँ। अब तो वो अपनी सीनियर सिस्टर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो तो कहता है कि अगर आपने पिल की शॉप ओपन कर ली ना, तो फिर इस मेडिसिन किंग वैली में कोई भी आपकी टक्कर का नहीं होगा। आपकी दुकान तो छप्पड़ फाड़ कमाई करेगी। वो अब भी पूछता है कि सीनियर सिस्टर्स या आपके पास आखिर कौन सी फिजिक बॉडी है। एल्डर मैन उसे बताते हैं कि इस फिजिक बॉडी का नाम है मेडिसिन स्पिरिट
सस्टेन्ड बॉडी, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है। नाम से ही यांगाई को पता लग जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये अल्केमी से रिलेटेड है। अब जितना हमने देखा था, हमारे ओल्ड मैन उसके बारे में बताने लगते हैं कि ये बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस तरीके की बॉडी वाले लोगों के पास खास तरीके की एबिलिटीज होती हैं कि वो किसी भी फ्रूट या चीज को बहुत ही हाई ग्रेड के पिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी बनाई हुई पिल में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो नॉर्मल पिल से भी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ की हैरानी तो ये सुनने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये लड़की तो चलता फिरता मेडिकल स्टोर है। यहाँ ओल्ड मैन बताते हैं कि तुम्हारी ये सीनियर सिस्टर 5 सालों से भी ज्यादा से कल्टीवेशन करती आ रही है और अब वो सेपरेशन रियांग की पीक पर पहुंच चुकी है। यहाँ ओल्ड मैन बताते हैं कि इस लड़की की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी कि उन्हें इसकी कल्टीवेशन को सप्रेस करना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये ऑलरेडी थ्रू एसेंस रियांग तक पहुंच जाती। अपनी तारीफें सुनने के बाद तो सीनियर सिस्टर जिया को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। यांग का सोचता है कि सिर्फ 5 सालों में ये लड़की सेपरेशन रियांग की पीक पर पहुंच गई। ये तो सच में एक जीनियस है। यांग तो यही सोच रहा था कि अगर सच में ओल्ड मैन ने इसकी पावर को सप्रेस नहीं किया होता तो क्या ये सुयांग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती, या फिर क्या ये अभी भी सुयांग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए वो सीनियर सिस्टर जिया को काफी गौर से घूर रहा था और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये ऐसे क्यों घूर रहा है। यहाँ ओल्ड मैन बताते हैं कि सीनियर सिस्टर जिया को ट्रू एसेंस रियांग को ब्रेक थ्रू करना है और ब्रेक थ्रू करने से पहले उन्हें अपनी बॉडी के हेल्प से एक चीज रिफाइन करनी है जो वो अकेले नहीं कर सकती। तो बाकी का काम यांग समझ जाता है। वो कहता है इसका मतलब ये है कि उस रिफाइनिंग के लिए उन्हें मेरी जरूरत है। और वो क्या है? एल्डर मैन बताते हैं कि वो है 9 कंडेंसिंग ट्यूब, जो कि ट्रू एसेंस को कंडेंस कराने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं नहीं चाहता था कि निंग इसे अकेले रिफाइन करे क्योंकि ये इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए मैंने उसकी कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया था। क्योंकि 9 कंडेंसिंग ट्यूब अपनी एक ओन स्पिरिट रखता है। अगर उसे रिफाइन करने जाओ तो उसे सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जिसके पास यांग एनर्जी हो। इसलिए हम तुम्हारी हेल्प लेने आए हैं क्योंकि तुम्हारे पास ट्रू यांग पावर्स हैं। उनके ऐसा कहते ही ये वाला एपिसोड